डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन कैसे होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, यूजेस वगैरह सब डिस्कस करेंगे। और आपको साथ में ये भी समझना है कि इसमें किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे ये 3rd नंबर लिखा है नाइट्रिक एसिड, तो उससे पहले 2nd नंबर पे हमने अमोनिया और 1st नंबर पे नाइट्रोजन उसको डिस्कस कर लिया था। तो नाइट्रिक एसिड आज करना है, तो इसकी प्रिपरेशन सबसे पहले देखते हैं। तो एक सिंपल प्रिपरेशन तो ऐसे हो सकती है बाई हीटिंग सोडियम नाइट्रेट, यहाँ पे आप पोटाशियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या है, NaNO3, और उसमें आप डाल सकते हैं H2SO4। तो आपके पास नाइट्रिक एसिड ऐसे बन जाएगा, एक H यहाँ से और NO3 यहाँ से। तो बचता क्या है Na, और यहाँ से क्या बचता है NaHSO4। तो इस टाइप से ये नाइट्रिक एसिड जो है यहाँ पर बन जाता है। तो सिंपल प्रिपरेशन तो यही है। और 2nd नंबर पे आपको देखना है कमर्शियल प्रिपरेशन। ये लैब में इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में कमर्शियल का मतलब होता है कि लार्ज स्केल पे आपको बनाना है। तो इंडस्ट्री में जो प्रोसेस रहती है वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, वो क्या है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस कैसे होती है, अमोनिया की ऑक्सीडेशन से स्टार्ट होती है। तो इसमें 3 स्टेप होते हैं, जिसमें से पहला स्टेप तो आपने सुना होगा कि ये अमोनिया की ऑक्सीडेशन ऐसे करते हैं 4NH3 + 5O2 = क्या होता है 4NO + 6H2O। तो ये रिएक्शन तो आपने पहले भी पढ़ी है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। और आपको याद है कि इसमें प्लेटिनम तो कैटालिस्ट होता है और 1100 केल्विन जो है वो टेम्परेचर रहता है। तो इसमें ये NO बनता है, इसकी फर्दर क्या करनी पड़ती है आपको, ऑक्सीडेशन। तो ये गैसीय स्टेट में है, इसकी ऑक्सीडेशन करके आप क्या बनाएंगे, NO2 गैस। तो इसको आपको बैलेंस कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कर देंगे तो इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो 4 हो जाएगी, 2 + 2। तो ये जो NO2 है फर्दर क्या होगा, वाटर से रिएक्ट करेगा। तो इस तरह से इसको वाटर से रिएक्ट करके आप बनाएंगे नाइट्रिक एसिड। और ये जो आपने लिया था NO, ये यहाँ पे दोबारा आ जाता है, इसकी फिर फर्दर दोबारा से ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। यहाँ पर 2H हैं तो आप यहाँ पे 2 कर देंगे। तो यहाँ पर 2 और एक 3 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर आप 3 नाइट्रोजन करेंगे। तो आपको चेक करना है कि ऑक्सीजन बैलेंस हुई कि नहीं। तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन होगी और एक ये 7, और यहाँ पर भी 6 और एक ये 7। तो इस तरह से नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए ये तीनों स्टेप्स जो हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस के, ओस्टवाल्ड प्रोसेस की डिटेल भी आप बुक से पढ़ सकते हैं। तो एटलीस्ट ये 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है नाइट्रिक एसिड के आपको ज़रूर करने हैं। आगे आपको देखना है स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर जो आपने पहले पढ़ा था वो कुछ इस टाइप से था कि यहाँ पर आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा रखा था और एक ऑक्सीजन था डबल बॉन्ड से। तो ये इसमें क्या मतलब होता है इसका, कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है। तो इस बॉन्ड को और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं यहाँ पे आपको बना के बता देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। ये ऑक्सीजन तो लगा है डबल बॉन्ड से, और इसको अगर हम कोवलेंट बॉन्ड से दिखाएं और ये शो करें कि ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है, तो ऑक्सीजन के पास क्या होगा, ऐसे 3 लोन पेयर आपको दिखाई देंगे। और इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जो देता है उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से ये पॉजिटिव मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो इस तरह से वो बॉन्ड इस टाइप से भी शो किया जा सकता है। और ये जो सिचुएशन है ये ऊपर हो सकती है और ऊपर वाली सिचुएशन नीचे हो सकती है। और यहाँ पर भी ये 2 लोन पेयर हैं, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम अंदर कर देते हैं और ये वाला जो है वो बाहर कर देते हैं। ये पेयर मैं इस टाइप से लगा देता हूँ यहाँ पर, और इसको बाहर करेंगे तो यहाँ इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो यहाँ पे आ जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज और जो देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस टाइप से। और ये पहले ये इलेक्ट्रॉन आने से ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और बाद में जब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पर दोबारा से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर है, इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ HON, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये लोन पेयर भी 3 हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है इन इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर अब नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा, वो वहाँ पर चला गया, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज तो है ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि NO बॉन्ड जो है इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर रहता है इधर या उधर, वो किसकी वजह से है, रेजोनेंस की वजह से। तो इससे ये होता है कि NO बॉन्ड लेंथ ये वाली जो है वो छोटी होती है इसके कंपेरेटिवली। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि NO बॉन्ड
इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, NO बॉन्ड लेंथ इज़ शॉर्टर एज कंपेयर टू NOH बॉन्ड। तो NOH बॉन्ड जो होता है इसको ऐसे कर देते हैं, ये बॉन्ड जो है ज़्यादा बड़ा होता है और ये वाला छोटा होता है, क्योंकि इसमें आप क्या लिखेंगे, ड्यू टू रेजोनेंस। तो ऐसा क्यों है, ऐसा रेजोनेंस की वजह से है, रेजोनेंस की वजह से उसमें NO बॉन्ड में डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है। और आपको बॉन्ड लेंथ भी नोट कर लेनी है कि जो NO बॉन्ड है वो तो होता है स्मॉलर होता है, तो वो 121 पिकोमीटर होता है, और ये वाला जो है वो 140 पिकोमीटर होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में भी आ रखा है कि रेजोनेंस की वजह से NO बॉन्ड इज़ शॉर्टर देन NOH बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर और ये क्वेश्चन जो है आपको ज़रूर करना है। आगे आपको देखना है स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन। तो HNO3 जब H पॉजिटिव रिलीज़ कर देता है तो NO3 नेगेटिव आयन बनता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इसमें एक ऑक्सीजन तो होता है डबल बॉन्ड से, और बाकी दोनों ऑक्सीजन जो है वो ऐसे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 1 नेगेटिव चार्ज है तो 2 नेगेटिव कैसे लगाए। तो इसमें एक नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बनता है, तो 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, तो फिर ये क्या हो जाता है, ओवरऑल 1 नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इसका अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो ये डबल बॉन्ड वाला इधर बना लीजिए, और बाकी दोनों जो हैं वो इस टाइप से बना लीजिए। तो इस तरह से हो जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा ही। और फिर इसका तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, आपकी बार ये इधर बना लीजिए, तो ये इस टाइप से बन जाएगा, और 2 O जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज रहेंगे। तो इस तरह से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हैं इसके होते हैं। और इसको आप शॉर्ट में ऐसे दिखा सकते हैं कि इसके साथ ये 3 ऑक्सीजन लगे हैं, और ये जो डबल बॉन्ड है कभी इधर कभी इधर, तो इस तरह से वो रेजोनेट करता है, और इसको आप ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं। तो अदरवाइज ये 3 बना दीजिए, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड में सबसे ज़रूरी है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट तो सबसे इजी है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि हीट से ब्रेक होना। तो ये तो आप लर्न कर ही लेना कि नाइट्रिक एसिड जो है हीटिंग से वाटर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करता है, और बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर N को 4 करना पड़ता है। ये आप ट्राई करके देख लेंगे। और उसके बाद जो दूसरी ज़रूरी है वो है एसिडिक नेचर। तो नाइट्रिक एसिड आपको पता है कि एक्वा सोल्यूशन में क्या करता है, H पॉजिटिव देता है। तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पर, वाटर की प्रेजेंस में ये H पॉजिटिव देगा, तो H पॉजिटिव वाटर से कंबाइन करके क्या बना देगा, H3O पॉजिटिव। और H पॉजिटिव निकलने के बाद यहाँ पर क्या बनता है, NO3 नाइट्रेट आयन, जिसके बारे में आपको पता है। तो इसकी एसिडिक नेचर को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक कंपाउंड से इसकी रिएक्शन करते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड से कर देते हैं पहले। तो कैल्शियम ऑक्साइड्स में जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम क्योंकि 2 पॉजिटिव होता है, तो कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला ये रहेगा इस टाइप से। तो NO3 यहाँ पर हमें 2 करने पड़ेंगे, तो 2H और एक O साइड में क्या निकलेगा, H2O। तो इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन हो सकती है। आप कोई और बेस ले सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट से भी आप ट्राई कर लेना। तो इसमें अगर आप नाइट्रिक एसिड डालते हैं तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट और प्लस HOH। HOH क्या है, वाटर। तो इस तरह से ये 2 प्रॉपर्टीज़ जो है आपको करनी है। इसके अलावा और भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो नाइट्रिक एसिड जो है, डिल्यूट नाइट्रिक एसिड भी और कॉन्सेंट्रेटेड भी बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो पहले तो आपको क्या करना है कि उसका ऑक्सीजन देखना है कि वो कैसे रिलीज़ करता है। तो मैं कॉन्सेंट्रेटेड की रिएक्शन लिख रहा हूँ जो आपको नोट कर लेनी है, H2O प्लस NO2 प्लस O। तो ये जो खाली O लिखा है इसको बोलते हैं नीसेंट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो 2 है ये आपको याद रखना है। तो 2 × 2 4 और एक 5, और यहाँ पर क्या है, एक 6। तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है। तो ये आपको कंसंट्रेटेड की रिएक्शन लर्न कर लेनी है। और उसके बाद आपको डिल्यूट की भी करनी है। ये डिल्यूट जो नाइट्रिक एसिड है या कंसंट्रेटेड, दोनों ही जो है नीसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन रिएक्शन स्लाइटली डिफरेंट है। यही तो आपको नोट करना है कि क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपको ये 2 तो लगाना ही है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर मैंने अब की बार लगाई है 3, क्योंकि 2
और 3 कितने 5 और एक 6, तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो जाती है। तो आपको नोट ये करना है कि डिल्यूट में NO निकलेगा और कॉन्सेंट्रेटेड से NO2। तो ये दो रिएक्शन ध्यान में रखनी है कि आपको अगर कोई ऑक्सीडेशन की रिएक्शन आती है तो आपको नोट करना है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड से आई है या डिल्यूट से। तो मोस्टली वैसे तो कॉन्सेंट्रेटेड से आती है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि ये किस किस को ऑक्सीडाइज करता है। तो मैं सबसे पहले कर रहा हूँ, इट ऑक्सीडाइज कार्बन टू कार्बोनिक एसिड। तो कार्बन को कार्बोनिक एसिड में मतलब कि H2CO3 में ये कन्वर्ट कर देता है। ये कॉन्सेंट्रेटेड से मैं करूँगा तो आपको समझना है कि ये कैसे होती है रिएक्शन। तो सबसे पहले तो आपको यही लिखनी है, HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, ये H2O प्लस 2NO2 प्लस नीसेंट ऑक्सीजन। उसके बाद आपको कार्बन लेना है। कार्बन जो है वाटर की प्रेजेंस में ही ऑक्सीडाइज होगा इस नीसेंट ऑक्सीजन से और कार्बोनिक एसिड बनेगा H2CO3। तो यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन तो कितने हैं 3 हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा, तभी तो वो क्या होंगे 3 होंगे और H तो 2 हो ही गए। बाकी ये रिएक्शन आपको पहले बैलेंस करनी है। उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस ऊपर की रिएक्शन को और फिर इनको क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ से ऑक्सीजन तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे वो ध्यान रखना है कि ये ऊपर वाली रिएक्शन पूरी की पूरी 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो C प्लस 2 इंटू 2 कितना होगा 4HNO3 और वाटर देखेंगे उधर तो क्या है 2 वाटर हैं और इधर 1 है, तो इसका मतलब 1 वाटर जो है इधर आ जाएगा और इधर नहीं आएगा, वो आप माइनस कर लेंगे। तो इधर C हो गया और HNO3 भी हो गया और वाटर नहीं है। तो इधर क्या है, इधर H2CO3 है प्लस H2O है प्लस क्या है ये 2 इंटू NO2, तो यहाँ पे कितना हुआ 4NO2। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जानी चाहिए क्योंकि हमने सारे प्रोडक्ट लिख लिए हैं। ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, ये ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है 4 इंटू 3 12, तो यहाँ पर कितनी है 3 और एक 4 और ये कितनी है 8 और 4 कितने होते हैं 12। तो ये रिएक्शन जो है बैलेंस हो गई होगी। आप नाइट्रोजन भी चेक कर लेना, इधर 4 नाइट्रोजन है और उधर 4। तो इस तरह से हमें और भी रिएक्शन इसकी ऑक्सीडेशन की करनी है। ऑक्सीडेशन में सेकंड नंबर पर देखते हैं सल्फ़र से सल्फ्यूरिक एसिड का बनना। तो जो नाइट्रिक एसिड होता है कंसनट्रेटेड, सल्फ़र को किस में कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीडाइज करके सल्फ्यूरिक एसिड में। तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड वाली रिएक्शन जो है वो आपको लर्न हो गई होगी। कंसनट्रेटेड जो है यहाँ पे 2 भी लिया था और आपको याद है कि H2O प्लस 2NO2 प्लस ऑक्सीजन इस टाइप से। तो ये 4 और एक 5 और एक 6, तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रॉपरली बैलेंस है। तो सल्फ़र जो होता है वो वाटर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है H2SO4। तो ये रिएक्शन आपको पहले चेक कर लेना कि बैलेंस है कि नहीं। H2 तो ठीक है, S भी है और ऑक्सीजन जो है वो 4 हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको 3 करना पड़ेगा तभी वो क्या होंगे 4 होंगे। और ये जो ऑक्सीजन है आपको इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ज़रूर याद रखना है। तो तभी ये क्या होगा यहाँ से कैंसिल होगा। तो ये इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हो रही है और आपको ऐड करना तो आता ही है S प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 6HNO3 हो जाएगा। वाटर का सोचना पड़ेगा कि उधर तो 3 हैं और इधर 1 है, तो इसका मतलब जो है ये वाटर तो माइनस हो जाएंगे 3 में से 1, तो उधर 2 आ जाएंगे। तो मैं उधर 2 वाटर लिख देता हूँ पहले से ही ताकि बाद में कोई इस तरह से कोई रह ना जाए। तो इधर के सारे जो हैं रिएक्टेंट हो चुके हैं, वाटर हमने लिखा नहीं है। और इस एरो के इधर, तो एरो में थोड़ा सा इधर लगा देता हूँ और यहाँ पे मेन प्रोडक्ट तो हमारा क्या है H2SO4, तो H2SO4 लिख लिया। और यहाँ पे NO2 कितने हैं, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 6NO2 हो गए। और वाटर आपने चेक कर लिया था कि क्या है 2 हैं क्योंकि इधर 3 हैं और इधर 1 है, तो माइनस करके कर दिया। तो इस टाइप से सल्फ़र जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट तो हो गया है, लेकिन अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आपको ऐसी रिएक्शन नहीं नज़र आएगी क्योंकि सल्फ़र जो होता है वो S8 लिखा होता है। तो सल्फ़र का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है S8। तो इसका मतलब अगर आपको S8 से रिएक्शन करनी है तो पूरी रिएक्शन को आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐसे 48 हो जाएगा HNO3 और यहाँ पर 8 आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ पर कितना आ जाएगा 48
NO2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 16H2O। तो आपको ज़रा चेक कर लेना है कि रिएक्शन है बैलेंस है या नहीं है। तो आप यहीं पर सल्फ़र 8 से कर सकते थे और रिएक्शन आपको डायरेक्ट यही वाली आ जाती। तो ये सल्फ़र से सल्फ्यूरिक एसिड की ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो गई। ऑक्सीडेशन में नेक्स्ट देखते हैं आयोडीन टू आयोडिक एसिड। तो आयोडिक एसिड का फार्मूला क्या होता है HiO3। तो ऑक्सीडेशन जो है नाइट्रिक एसिड से आयोडीन की जब होती है तो आयोडिक एसिड कैसे बनता है ये कैसे लिखेंगे। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की ये वाली रिएक्शन तो आपने लर्न कर ही ली है, वाटर प्लस 2NO2+O। तो ये तो पहले लिख ही लेनी है और फिर आपको लिखना है I2, क्योंकि ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीडेशन होगी तो ऑक्सीजन तो होगा ही। तो इस तरह से इसमें क्या है कि जैसे 2 स्टेप की बजाय 3 स्टेप होने वाले हैं, तो इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो इसमें पहले I2O5 बनता है, ये I2 है आयोडीन, और यहाँ पर आपको 5 ऑक्सीजन लेनी पड़ेंगी। तो आपको उस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये जो I2O5 बना है ये मैं अलग से तीसरे स्टेप में कर रहा हूँ। इसमें वाटर डालकर जो है हमें बनाना है आयोडिक एसिड। तो आयोडिक एसिड से ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हुई कि नहीं ये देख लेते हैं। यहाँ पे H2 है तो यहाँ 2 लगा के देखते हैं। तो I तो 2 हो जाता है और ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी होगी 6 और यहाँ भी 5 + 1 क्या है 6 हो गई है। अब हमें इन तीनों को ऐड करना है और देखते हैं क्या आता है। तो आपको पता है कि इस रिएक्शन को तो करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई पहले वाली को, क्योंकि ऑक्सीजन 5 है। तो इससे क्या होगा, ये ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगी और ये I2O5 जो है यहाँ वाटर से नहीं बल्कि इस I2O5 से कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब कि जब रिएक्शन आएगी तो उसमें कहीं I2O5 आपको नज़र नहीं आएगा और HiO3 ही आएगा। तो इसको लिखते हैं। ये मेन प्रोडक्ट मेन रिएक्टेंट तो हमारा क्या है I2 है। तो सबसे पहले मैं इसको I2 ही लिख लेता हूँ और इसमें डालना क्या है नाइट्रिक एसिड। तो वो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 नाइट्रिक एसिड यहाँ पे रहेगा। इस टाइप से वाटर का देखना है। वाटर क्योंकि इधर राइट साइड में 5 है और इधर 1 है तो आपके पास क्या होगा, उसमें से एक माइनस करके 4 वाटर जो है इधर इस साइड आ जाएगा। तो वो आपको देखना है। और अब इधर क्या प्रोडक्ट है वो देख लीजिए। मेन तो प्रोडक्ट यही है क्या, HiO3 और NO2 कितने होंगे 10 और प्लस 4 जो हैं वो H2O। तो 4H2O तो आप देख लीजिए कि रिएक्शन बैलेंस हुई कि नहीं हुई। तो इधर 10 नाइट्रोजन है, इधर भी 10 नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन ही चेक कर लीजिए आप। इधर तो कितने हो जाते हैं 30 और इधर 6 + 20 + 4 तो इधर भी 30 हो जाते हैं। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई होगी। ऑक्सीडेशन में आगे देखते हैं फास्फोरस टू फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है H3PO4। तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करते हैं और ये रिएक्शन आपको ऑलरेडी लर्न है। तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन करके हमें फास्फोरिक एसिड बनाना है। तो कैसे बनेगा, फास्फोरस जो है P से कर दीजिए, मैं P4 से ही कर देता हूँ, उससे ही आपको कर लेना चाहिए क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो P4 ही है। और जब इसमें ऑक्सीजन डालेंगे तो यहाँ पर फास्फोरस पेंटाक्साइड बनता है P4O10। अगर P2O5 भी इसको लिख सकते थे तो वो भी PO पेंटाक्साइड का फार्मूला हो सकता है P2O5 या इसका डाइमर बन जाता है एक्चुअली। तो इसलिए P4O10 ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 10 है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 10 ऑक्सीजन जो है करना पड़ेगा। और आपको ये भी याद रखना है कि इस इक्वेशन को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। और ये जो P4O10 बना है इसमें वाटर डाल के आपको मेन प्रोडक्ट जो बनाना है वो क्या है फास्फोरिक एसिड H3PO4। आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये रिएक्शन हो जाएंगी और इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर आपको कैसे इसको बैलेंस करेंगे, ये P4 है तो यहाँ पे मुझे P जो है वो 4 करना है। इससे H कितने होंगे 12, तो यहाँ पर मैं 6 कर देता हूँ तो 12 हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन आपको चेक कर लेना है। 6 तो ये है, 10 ये है, 16 हो गए और इधर भी कितनी है 16। अब जो है इनको ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगी और P4O10 से कैंसिल हो जाएगा। तो हम कैसे इसको लिख पाएंगे, तो ये P4 तो यहाँ पर है ही लेफ़्ट साइड में और इसमें डाला क्या है नाइट्रिक एसिड जो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इसमें नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। और इधर वाटर देख लेते हैं, उधर 10 है तो इधर कितने हैं 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उधर ही आएंगे वाटर। तो वाटर हम उधर बाद में लिख देंगे। तो अभी इधर देखिए कुछ रह गया है कि ये दोनों चीज़ें आ गई हैं, वाटर इधर लिखना नहीं है तो इसको एरो को थोड़ा इधर कर लेते हैं
और मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है H3PO4 और ये भी हमारा प्रोडक्ट है। ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना होगा 20 NO2 होगा। और वाटर आपको लिखना था इस साइड में, तो 10 तो ये हैं, उसमें से 6 माइनस होंगे तो कितने बचे, तो 4 वाटर जो हैं बनेंगे यहाँ पर। और आपको ज़रा चेक कर लेना है कि रिएक्शन बैलेंस हुई है कि नहीं। तो ये फास्फोरस की ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी आपको ज़रूर नोट कर लेनी है। नेक्स्ट रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन में है वो है फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट। तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से ये वाली ऑक्सीडेशन भी हो जाती है। फेरस सल्फेट का फार्मूला तो क्या होता है FeSO4, और फेरिक सल्फेट का क्या होता है फेरिक सल्फेट Fe2SO4 थ्राइस। इसके अंदर जो आयरन होता है वो 3 पॉजिटिव वाला होता है और यहाँ पर जो होता है वो 2 पॉजिटिव। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होती है 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव या कहीं किसी भी तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होती है तो वो ऑक्सीडेशन ही होती है और ये हम ऑक्सीडेशन की ही रिएक्शन कर रहे हैं। तो नाइट्रिक एसिड की कंसनट्रेटेड वाली ये वाली रिएक्शन तो आपको कर ही लेनी है। और फेरस सल्फेट से हमें बनाना है फेरिक सल्फेट। एक आपको याद रखना कि फेरस सल्फेट की जब भी हम ऑक्सीडेशन करेंगे किसी भी केस में तो वो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ही करेंगे, तभी वो बन पाता है फेरिक सल्फेट Fe2SO4 थ्राइस। Fe2 हैं तो हमें यहाँ 2 करना पड़ेगा, SO4 2 और एक 3 हो गए, वो तो यहाँ पे हो गए हैं, और एक H2O बचा है तो वो भी हमने यहाँ पे लगा दिया है। बस अब दोनों को ऐड करना रह गया है। ऑक्सीजन तो कैंसिल हो जाएगी, कोई मल्टीप्लाई वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो क्या है 2 FeSO4 और प्लस H2SO4 तो है ही, और यहाँ पर क्या है 2 नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड। ये ध्यान रखना है कि ये कंसनट्रेटेड से कर रहे हैं क्योंकि कंसनट्रेटेड से NO2 बनता है, डिल्यूट से NO बनता है। तो ये प्रोडक्ट बना क्या Fe2SO4 थ्राइस, और वाटर जो हैं यहाँ पर क्या हो गए हैं 2 हो गए हैं, और NO2 भी हैं 2। तो आपको चेक कर लेना है कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। तो ये फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट की ऑक्सीडेशन भी आपको ज़रूर नोट करनी है। आगे हम नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस कुछ मेटल से देख लेते हैं जो ज़्यादा पॉपुलर रिएक्शन हैं। जैसे सिल्वर की नाइट्रिक एसिड ये कंसनट्रेटेड है तो नेचुरली उससे सिल्वर नाइट्रेट ही बनेगा, प्लस NO2 और वाटर है, तो बैलेंसिंग भी आपको चेक कर लेना है। इस तरह से कॉपर में क्या है कि कंसनट्रेटेड से भी डिल्यूट से भी दोनों से आपको करनी है, और ये एक आध बार एग्जाम में भी आ रखी हैं तो इसलिए ये आपको ज़रूर लर्न कर लेना। नाइट्रिक एसिड से नेचुरली क्या बनेगा कॉपर नाइट्रेट, प्लस क्योंकि कंसनट्रेटेड आप ले रहे हैं तो NO2 ही बनेगा, प्लस वाटर भी होगा, तो 2 लगा के ही रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा। और अगर आप डिल्यूट से करते हैं तो फिर बनेगा तो कॉपर नाइट्रेट ही, और यहाँ पे NO बनता है NO2 की बजाय, और वाटर तो रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह से ये भी कुछ रिएक्शंस हैं, ये भी आपको मेटल वाली रिएक्शन भी नोट कर लेनी है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद नोबल मेटल। तो नोबल मेटल क्या होते हैं, ये जो प्लेटिनम या गोल्ड जो होते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं नोबल मेटल, जो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो ये वैसे तो किसी से रिएक्ट नहीं करते लेकिन नाइट्रिक एसिड से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि 3 पार्ट्स ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड जब ये कंसनट्रेटेड हों तो इनको बोलते हैं एक्वा रिजिया। तो ये मल्टीपल चॉइस में या साइंस क्विज वगैरह में पूछा जाता है कि एक्वा रिजिया क्या होता है, तो आपको नोट कर लेना है कि 3 पार्ट्स ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड का जो मिक्सचर है इसी को एक्वा रिजिया बोलते हैं। और ये दोनों कंबाइन करके नाइट्रोसिल क्लोराइड NaCl प्लस वाटर प्लस ये नीसेंट क्लोरीन देते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो वो जो नीसेंट क्लोरीन होती है गोल्ड के साथ भी रिएक्ट करके ये AuCl3 बना देती है, गोल्ड का क्लोराइड हो जाता है। इस तरह से प्लेटिनम का भी, प्लेटिनम के साथ 4 लगते हैं Cl और ये प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड बन जाता है। तो इस तरह से ये कंपाउंड्स बन जाते हैं इससे एक्वा रिजिया से रिएक्ट करके। अदरवाइज गोल्ड और प्लेटिनम जो हैं किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करते हैं बिकॉज वो उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और ये जो AuCl3 या PtCl4 बने हैं ये फर्दर HCl के साथ कंबाइन करके HAuCl4, इसको ओरो क्लोरिक एसिड बोलते हैं, ये बना देता है। और PtCl4 भी HCl के साथ रिएक्ट करके ये H2PtCl6 बनाता है जो क्लोरोप्लेटिनिक एसिड है। क्लोरोप्लेटिनिक एसिड हम कई रिएक्शन में यूज़ करते हैं, तो आपको नोट करना है कि क्लोरोप्लेटिनिक एसिड बनता कैसे है। तो ये रिएक्शन विद नोबल मेटल ये भी आपको नोट करनी है।
इसके बाद आपको देखना है यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये आपको नोट कर लेना है। जैसे इन एक्सप्लोसिव कोई एक्सप्लोजन मटेरियल बनाना है, जैसे टीएनटी की फुल फॉर्म होती है ट्राई नाइट्रो टॉल्विन। और एक डायनामाइट होता है, ये भी बॉम्ब वगैरह में होता है इसका यूज़। और एक पिक्रिक एसिड भी एक कंपाउंड होता है नाइट्रो कंपाउंड, वो भी नाइट्रिक एसिड से बनाया जाता है और उसको बना के हम दिखाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और सेकंड है इन मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क में भी इसका यूज़ होता है। और इन प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, जैसे एक्वा रिजिया से आप ट्रीट करके कर सकते हैं, उसमें यूज़ हो सकता है। और ये भी यूज़ है इसका एज एन ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल। तो रॉकेट फ्यूल में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन के लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो नाइट्रिक एसिड एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और फिफ्थ पॉइंट है एज ए लैब रिएजेंट। तो लैब में जो है नाइट्रिक एसिड काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये यूजेस जो हैं आपको नोट कर लेने हैं। लास्ट में आपको स्टडी करना है रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। तो इसमें जो नाइट्रेट आयन होते हैं उसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर टेस्ट होता है, आप प्रैक्टिकल में भी करके देखेंगे, उसको बोलते हैं रिंग टेस्ट। अगर आपके पास कोई सॉल्ट है जिसमें नाइट्रेट आयन है, जैसे लेड नाइट्रेट, निकल नाइट्रेट वगैरह, तो नाइट्रेट आयन जो है सॉल्ट आपको लेना है जिसमें आप नाइट्रेट आयन की टेस्टिंग करनी है। उसमें अगर आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट का सोल्यूशन लें और धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड डालें कंसनट्रेटेड ऐसे टेस्ट ट्यूब में, ये नाइट्रेट आयन का सोल्यूशन जो सॉल्ट का लेंगे आप और उसमें फेरस सल्फेट फ्रेशली प्रिपेयर्ड डालेंगे, उसमें Fe जो है वो 2 पॉजिटिव स्टेट में होता है। और स्लोली आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो जो लेयर बनेगी उसकी अलग से आपको लेयर दिखाई देगी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की। और लेयर के जंक्शन पर यहाँ पर एक डार्क ब्राउन आपको रिंग दिखाई देगी जो कंफर्म करती है कि उसके अंदर नाइट्रेट आयन है। तो रिएक्शन में कैसे होती है नाइट्रेट आयन, जब फेरस सल्फेट के साथ एसिडिक मीडियम में सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में HN से रिएक्ट करता है तो NO गैसीय स्टेट में, और फेरस आयन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में ये क्या हो जाता है Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है इस टाइप से। और ये फेरस आयन जो है ये फर्दर NO जब एक्वस सोल्यूशन में वाटर में डिजोल्व हो जाता है तो एक्वस स्टेट में आ जाता है और फर्दर वाटर से रिएक्ट करके ये एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। हालांकि इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी नहीं है और आप सिंपल प्रोसीजर लर्न कर सकते हैं कि ये डार्क ब्राउन रिंग बनेगी जो कि कंफर्म करता है नाइट्रेट आयन की प्रेजेंस किसी सॉल्ट में। तो इस तरह से नाइट्रिक एसिड का ये प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, यूजेस और रिंग टेस्ट ये सब आपको लर्न कर लेना है।